आज हम बात करते हैं इतिहास की बात करते हैं। और हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता भाग 1 में हम लोगों ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया था। ऑफलाइन क्लास जब शुरू हुआ था तो वहाँ पे हम लोग चैप्टर 1 समाप्त कर दिया था, हड़प्पा सभ्यता अर्थात ईंट, मनके और कारखाने। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 की। और चैप्टर 2 जो शुरू होता है उसका नाम है राजा, किसान और नगर। सही मायने में कहा जाए तो मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। अब यहाँ राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का क्या मतलब है, अर्थात इसका मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद भारतीय जो उपमहाद्वीप थी उसमें विभिन्न तरह के परिवर्तन होते हैं। नगर क्षेत्र और रजवाड़ों का विकास होता है। और जब जहाँ रजवाड़े होंगे वहाँ तो शासन संबंधी कार्यभार शासक ही संभालेगा। तो शासक संबंधी जो भी वहाँ की राजनीतिक और आर्थिक इतिहास उनके द्वारा लिखा गया या उनके द्वारा गढ़ा गया, उनकी बात हम करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, हड़प्पा सभ्यता के बाद का इतिहास की बात करेंगे हम आज। ठीक है, कि कैसे हड़प्पा सभ्यता के बाद रजवाड़े और नगर संबंधी जो भी क्षेत्र आदि का सूत्रपात हुआ उसकी बात करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे राजा, किसान और नगर। यहाँ देखते हैं, कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के 1500 लंबे वर्षों के अंतराल में उपमहाद्वीप में, भारत को जो उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, उनके विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, विकास होते हैं। और यह वही समय था, यहाँ कह रहा है कि यह वही समय था जब सिंधु नदी और उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। आपको हम बताए हुए हैं कि जो भारत की ऐसे बनावट है, ये उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, उत्तर ईस्ट वेस्ट, हाँ उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र, यहाँ सप्त सिंधु क्षेत्र, यहीं पे पहले पाकिस्तान इसी में था। तो यहीं पे क्या किया गया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय यहाँ, और वास्तव में कहा गया कि सभी जो आज तक जो भी सभ्यताएं खोजी गई हैं वो नदियों के किनारे क्यों विकसित हुई, ये भी एक तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ सब सिंधु प्रदेश का मतलब हुआ सिंधु नदी को लेकर उनकी उपनदियाँ सहित 7 नदियों के नाम हम बताए हुए थे आपको। उन्हीं के किनारे जो लोग रहे, आर्य जो थे, बसे हुए थे, उन्होंने ही ऋग्वेद की रचना की। और जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई है उससे ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। और बाद में जो अन्य 3 वेदों की रचना होती है उससे उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। ये क्वेश्चन ऊपर के एग्जामों में आ चुका है। ठीक है, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के बाद के इतिहास की जानकारी एवं उसके महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में बात करेंगे कि कैसे शासन संबंधी जो शासक हुए उनके द्वारा किया गया कार्य क्या था। वास्तव में मतलब जो भी स्रोत मिले वो उतना काफ़ी नहीं है, एनसीईआरटी तो ये बोलती है, लेकिन जितना मिले उतना सही है। यहाँ कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद भारतीय इतिहास की विषय वस्तु ऋग्वैदिक काल पर केंद्रित रही। हमने अभी बोला कि सबसे पहले और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही है, और सबसे पहले ऋग्वेद की ही रचना हुई है क्योंकि इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के विपरीत वैदिक कालीन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वैदिक कालीन सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो वैदिक कालीन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। देखिए यहाँ बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है, जबकि उत्तर वैदिक काल में अन्य 3 वेद कौन कौन, पहला तो सामवेद हुआ, ऋग्वेद हुआ जो सबसे प्राचीन वेद है। अन्य 3 वेद सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वो उत्तर वैदिक काल में उनकी रचना होती है। अगर टाइमिंग की बात करें तो उत्तर वैदिक काल की टाइमिंग है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, इनके बीच में अन्य 3 वेदों की रचना होती है। चलिए यहाँ बात करते हैं। और इन वेद एक तरह से हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या होता है कि समाज निरंकुशता की ओर बढ़ जाता है और महिलाओं की स्थिति में ह्रास होने लगती है। समाज की बुराई
समाज में मतलब वह निवास करने लोगों के बीच समाज में एक तरह से बुराई मतलब बहुत चरम सीमा पर पहुंच जाती है। तो इस तरह को देखते हुए कुछ महापुरुषों द्वारा एक कुछ अन्य धर्म की स्थापना होती है और उन्हें वो एक तरह से वे धर्म मतलब समाज में रहने वाले लोगों के बीच वाह आडंबर को मतलब ख़त्म करने की मतलब कोशिश करते हैं। तो हमने ऊपर ही पढ़ा था कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 600 ईस्वी पूर्व भारत में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का आदि आंदोलनों का सूत्रपात होता है। और जैन धर्म मतलब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे महापुरुष आते हैं समाज के बीच। ठीक है, यहाँ बात करेंगे, ये भी आज एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास है, आपको सभी चीज़ें जानकारी धीरे धीरे प्राप्त होने लगी आज से। कह रहा है कि भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत, हड़प्पा सभ्यता के बाद के जो भी भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं उनको हम कम से कम 3 भागों में बांट सकते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम आपको अभी पढ़ाएंगे पुराण, ये सब पुराण और साथ ये सभी जो पुस्तकें हैं इनके माध्यम से कैसे हम भारतीय इतिहास के जानकारी प्राप्त करते हैं। पुरातात्विक स्रोत का मतलब ये हुआ कि सिक्के, अभिलेख और ताम्रपत्र के माध्यम से कैसे हम भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण, अब विदेशी यात्रियों का विवरण का मतलब हुआ कि जो भी विदेशी यात्री भारत में यात्रा करने आए उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान मतलब भारत में शासक संबंधी, प्रशासन संबंधी जो भी जानकारियाँ अपने यात्रा वृत्तांत के दौरान अपने पुस्तक में लिखी, उन्होंने उसमें कैसा वर्णन किया। जैसे एक व्यक्ति होते हैं मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। उस पुस्तक में मौर्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। हम उस बुक की बात करेंगे। अभी आप समझ लेते हैं कि हमारा मतलब टॉपिक क्या रहेगा मेरा हम लोग आगे। यहाँ बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। देखिए आप यहाँ खुद देख सकते हैं, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद यजुर्वेद है। चलिए हम यहाँ वैसे भी आपको हमने कंटेक्ट से माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त, 10,1500 मंत्र हैं और यह 10 मंडलों में विभक्त है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है, तो ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। और आपको पता ही है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं और इन वेदों के 6 अंग हैं। पहला है ज्योतिष, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण और ये छुप चुका है, इसका नाम है निरुक्त। मतलब वेदों के 6 अंग होते हैं जिन्हें वेदांग बोलते हैं। क्वेश्चन ये खुद में क्वेश्चन है कि वेदों के 6 अंग हैं जिन्हें क्या कहते हैं, तो वेदांग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन वेदों का अंग है, 5 देगा, 1 नहीं देगा, या कौन नहीं है, ऐसे करके पूछ सकता है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप देख लीजिएगा। जैसे उपनिषदों की संख्या क्या है। अब यहाँ उपनिषद का मतलब क्या है, तो आपको हम आगे टॉपिक पढ़ाएंगे कि गुरु समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहे हैं पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, ये ऊपर के एग्जामों में क्वेश्चन पूछता है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। ठीक है, इस तरह से अगर कहा जाए तो अभी टॉपिक तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस तरह से कहा जाए तो बौद्ध साहित्य के अंतर्गत भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध साहित्य का मतलब क्या हुआ कि एक साहित्य है जातक एक तरह का पुस्तक है। बौद्ध साहित्य की जानकारी हमें जातक एक पुस्तक है उससे प्राप्त होती है। और इस जातक में 3 पिटक का मतलब हुआ टोकरी, 3 पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और एक है अभिधम पिटक। इन जो 3 तरह की ये
टोकरियाँ हैं, इनसे हमें बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त होती है कि बौद्ध धर्म में मतलब उनके प्रवचन क्या थे, उनके अष्टांगिक मार्ग क्या थे, इन सब की जानकारी प्राप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास छोटा है इसलिए बनाया गया ये क्लास को हम छोटा इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को अभी शुरुआत में अच्छा लगे, धीरे धीरे सब चीज़ नॉर्मल होते जाएगा तो क्लास को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ठीक है।